गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे मानव प्रवास जो टॉपिक है उसके बारे में। मानव प्रवास के कारणों के बारे में हम बात कर चुके थे और हम बात कर रहे थे मानव प्रवास के जो प्रकार हैं उनके बारे में। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रवास के जो प्रकार हैं उनके बारे में। तो इसमें हम कुछ वर्गों में इसे बांटते हैं, जिसमें पहला है आर्थिक व जनांकीय प्रवास। इसमें क्या होता है कि श्रमिक जो हैं वो एकाकी रूप से यानी कि अकेले या अपने परिवार के लोगों के साथ दूसरे देशों को चले जाते हैं। दूसरा इसमें आता है स्वतंत्र और संगठित प्रवास, जिसमें दूसरे देश में बसे हुए अपने रिश्तेदारों के पास कुछ समय के लिए मिलने के हेतु जाना। कभी कभी कुछ संगठन या संस्थाएं भी लोगों को बाहर कुछ समय के लिए आमंत्रित करती हैं, आदि शामिल है। तीसरा है इसमें ऊंचे गुणों का प्रहसन। इसमें क्या होता है कि उच्च गुणों से संपन्न व्यक्ति यानी कि डॉक्टर, इंजीनियर्स या बड़े बड़े जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो दूसरे देशों में जाकर बस जाते हैं और वहां उन्हें अधिक आय और साधन जो है वो उपलब्ध होते हैं। तो वो आता है ऊंचे गुणों वाले प्रवास के अंतर्गत। ठीक है। दूसरा है इसमें अंतरदेशीय या आंतरिक प्रवास जो है। इसमें क्या होता है कि किसी देश की सीमा के भीतर जो प्रवास होता है वो इसमें शामिल होता है। अंतर प्रांतीय प्रवास, अपने प्रांतीय राज्य की सीमा लांघकर दूसरे राज्य में जाना अंतर प्रांतीय अंतरराज्यीय प्रवास कहलाता है। ये प्रवास अधिक स्वतंत्र और इच्छुक होता है। इसमें क्या होता है कि गांव से गांव या नगर से नगर आदि किसी भी प्रकार का प्रवास हो जा सकता है, किंतु इसमें प्रांत परिवर्तन जो है वो आवश्यक होता है। जैसे कि भारत में अंतरराज्यीय प्रवास या तो आर्थिक और राजनीतिक कारणों से होते हैं। ठीक है। आर्थिक तत्वों में क्या शामिल होता है, जैसे कि अन्यत्र रोजगार के अवसर प्राप्त होना या पर्याप्त आय प्राप्त होना, यातायात की सुविधा, कृषि भूमि का आकर्षण आदि जो कारक हैं वो इसको नियंत्रित करते हैं, प्रभावित करते हैं। एक होता है अब इसमें दूसरा जो वर्ग है वो है स्थानीय प्रवास। स्थानीय प्रवास जो है उसमें थोड़ी दूर के लिए जो प्रवास होता है वो शामिल होता है। जैसे कि गांव से गांव को प्रवास, गांव से नगर को प्रवास, नगर से गांव को प्रवास या नगर से नगर को होने वाला जो प्रवास होता है। ठीक है। ये तो बात हुई जनसंख्या के स्थानांतरण की जो प्रकार है उनकी। अब हम बात करते हैं इसमें जो लास्ट टॉपिक है वो है जनसंख्या स्थानांतरण के प्रभाव क्या पड़ते हैं। तो जनसंख्या स्थानांतरण के प्रभाव में जो जनसंख्या होती है और संसाधन के स्वरूप में भारी परिवर्तन जो है वो आता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रभावों में जनांकीय संबंधी प्रभाव या परिणाम जो है। तो इसमें क्या होता है कि जनसंख्या घनत्व, वृद्धि दर, जन्म दर, मृत्यु दर, आयु और लिंग अनुपात, व्यवसायिक संरचना, नगरीकरण आदि में परिवर्तन होता है। ठीक है। आव्रजन क्षेत्र जो है जहां पर जनसंख्या आकर के बसती है वहां जनसंख्या वृद्धि, जिससे कि जनसंख्या और संसाधनों का संतुलन बिगड़ने लगता है, जनसंख्या भार में वृद्धि होती है। जबकि प्रव्रजन क्षेत्र यानी कि जिस क्षेत्र से उत्प्रवास होता है वहां पर क्या होता है कि लोगों के पलायन होने से, युवाओं के पलायन होने से स्त्रियों और बच्चों की संख्या, वृद्धों की संख्या जो है वो अधिक हो जाती है। वहां की आर्थिक और सामाजिक दशाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है। ये तो बात हुई जनांकीय के संबंधी परिणामों की। अब बात करते हैं शारीरिक क्रिया संबंधी। तो प्रवास की वजह से क्या होता है, कई बार अगर स्वास्थ्यकर सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं तो प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधी रोग हो जाते हैं लोगों को आहार प्रतिरूप बदलने से विभिन्न शारीरिक परिवर्तन होते हैं। अब तीसरा जो प्रभाव पड़ता है वो है भाषा और धर्म संबंधी। ठीक है। भाषाई अंतर होने से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे कि धार्मिक कट्टरता वाले क्षेत्रों में अगर इतर धर्म संप्रदाय वाले लोग प्रवासी जनसंख्या के साथ क्या करते हैं, दोयम दर्जे का व्यवहार करते हैं। हाँ, समान भाषा और संप्रदाय वाले क्षेत्रों में तो प्रवासी जनसंख्या को अपना लिया जाता है, उनके साथ व्यवहार जो है वो सही किया जाता है। लेकिन धार्मिक कट्टरता वाले क्षेत्रों में दूसरे धर्म के अगर लोग आके रहने लगते हैं तो उनके साथ दूसरे दर्जे का या बुरा व्यवहार किया जाता है।
अगला जो प्रभाव है वो है प्रजाति और रंग भेद संबंधी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, समान प्रजाति के लोग तो साथ में रहना पसंद करते हैं, जबकि विभिन्न प्रजाति वाले लोगों में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। भाषा और धर्म समान होने पर भी प्रजाति भेद उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका में रंग भेद की नीति जो है, ऑस्ट्रेलिया में जैसे कि केवल श्वेत लोगों को ही प्रवास करने की अनुमति प्राप्त है। ठीक है, पांचवा प्रभाव जो पड़ता है वो आवासीय बस्तियों संबंधी, जैसे कि बस्तियों में जनसंख्या का दबाव पड़ता है। जो आप्रवासी क्षेत्र होता है वहां पर बस्तियों पर जनसंख्या का भार जो है वो अधिक हो जाता है, जिससे कि गंदी बस्तियों की समस्याएं उत्पन्न होती है। नगरों में सस्ते और पर्याप्त आवास के अभाव में निम्न आय वर्ग के लोग जो है वो गंदी बस्तियों में रहने को मजबूर हो जाते हैं। एक प्रभाव पड़ता है आर्थिक प्रभाव। अगर हम बात करें तो प्रवासी जनसंख्या में युवाओं की संख्या अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि वो लोग अधिकांशतः रोजगार की तलाश में ही प्रवास करते हैं। तो उत्प्रवास क्षेत्र के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जबकि आप्रवासी क्षेत्र में संसाधनों का भरपूर उपयोग होने से आर्थिक विकास होता है। ठीक है, गांव में कृषि कार्य शिथिल पड़ जाते हैं और नगरों में जनसंख्या अधिक होने से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक प्रभाव। तो जैसे कि यूरोप देश से बाहर जो प्रवासी गए वो अपने साथ यूरोपीय सभ्यता को भी ले गए। ठीक है, तो उन्होंने बाहर विदेशों में अपनी सभ्यता का प्रचार प्रसार किया। भारत, बर्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ईरान आदि की सभ्यता पर भी उनका प्रभाव पड़ा। इन देशों में पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता के मिश्रण और समीकरण जो है वो देखने को मिलते हैं। एक प्रभाव होता है नए देशों का आर्थिक विकास। ठीक है, जैसे कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका यूरोपियन लोगों ने विज्ञान और तकनीकी के द्वारा प्रयोग किया और इन देशों का आर्थिक विकास भी किया। अंतरराष्ट्रीय सद्भावना में वृद्धि होती है प्रवास से, जैसे कि कई बार पारस्परिक सहानुभूति, मित्रता और सहायता में वृद्धि होती है प्रवास के परिणाम स्वरूप। विज्ञान की उन्नति, प्रवास से क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, उससे नए नए आविष्कार, नई वैज्ञानिक उन्नति होती है। नए वातावरण से समायोजन, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंडोनेशिया की जलवायु जो है वो यूरोप से भिन्न है। यूरोप से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों को जाने पर वहां की जलवायु पर परिस्थिति से समायोजन करने में उन्हें कठिनाई आई। जापान से उत्तरी मंचूरिया जाने वाले लोग वहां की कठोर जलवायु के कारण वापस आ पाए। तो कई बार क्या होता है कि जहां पर वो लोग प्रवास करते हैं लोग, वहां की जलवायु अगर उनके लिए उपयुक्त नहीं होती है तो उन्हें बहुत अधिक कठिनाई होती है वातावरण के साथ समायोजन करने में। नेक्स्ट प्रभाव जो है वो है पारस्परिक उन्नति। उत्प्रवासी लोग अपने मातृ देश के लिए खाद्य सामग्री, कच्चा माल आदि भेजते हैं। नए देशों को सामान की बिक्री का बाजार मिलता है, वैज्ञानिक औद्योगिक शिक्षा मिलती है। तो इस प्रकार उत्प्रवासी और अप्रवासी देशों में या क्षेत्रों में पारस्परिक उन्नति भी होती है। ठीक है, अब प्रवास से क्या होता है, प्रवास के परिणाम स्वरूप लोगों के वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि के अनुसार उस क्षेत्र विशेष की संस्कृति धीरे धीरे परिवर्तित होने लगती है। प्रवास से जनसंख्या दबाव, बेरोजगारी, निर्धनता, गंदगी आदि की समस्याएं जो है इनमें भी वृद्धि होती है। इस प्रकार हमारा जो ये मानव प्रवास टॉपिक है ये पूरा होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।